नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मोर का दूसरा हिस्सा। पिछले भाग में हमने जाना कि डोपामाइन किस तरह हमारी इच्छाओं, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी रोजमर्रा की सोच को दिशा देता है। हमने देखा एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारी जिंदगी के फैसलों पर कितना गहरा असर डालता है। अब इस दूसरे हिस्से में हम और गहराई से उतरेंगे। यहाँ हम समझेंगे कि डोपामाइन सिर्फ हमारी निजी जिंदगी ही नहीं, बल्कि हमारी राजनीति, हमारी सभ्यता और हमारी प्रगति की भूख तक को कैसे प्रभावित करता है। एंड मैडनेस, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, हमारे दिमाग की सबसे बड़े ताकतों में एक है। ये हमें नई कविताएं लिखने, नया आविष्कार करने, संगीत रचने या दुनिया के नए नजरिए से देखने की क्षमता देती है। लेकिन इस क्रिएटिविटी के साथ एक गहरा और डरावना पहलू भी जुड़ा हुआ है। इतिहास में हमें यह बार बार मिलता है कि महान कलाकार, लेखक, कवि और वैज्ञानिक अक्सर मानसिक बीमारियों, डिप्रेशन या पागलपन जैसी स्थितियों से जूझते रहे हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें देखना होगा कि कैसे डोपामाइन दिमाग में काम करता है। डोपामाइन हमें पैटर्न्स को जोड़ने और चीज़ों को नई तरह से देखने में मदद करता है, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा या कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब ये रचनात्मकता को पागलपन में बदल सकता है। ऑथर ने सबसे पहला उदाहरण विंसेंट वॉन गो का दिया। वे दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाते हैं। उनकी पेंटिंग्स आज अरबों डॉलर की कीमत रखती है, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद कठिन थी। वे गरीबी में जीते थे, मानसिक बीमारी से परेशान रहते थे। गुस्से और निराशा में उन्होंने अपना ही कान काट लिया था, लेकिन इसी दर्द और मानसिक संघर्ष ने उनकी पेंटिंग को असाधारण गहराई दी। उन्होंने रंगों का जो प्रयोग किया वो उस समय किसी ने सोचा तक नहीं था। वॉन गो का उदाहरण ये बताता है कि कभी कभी दिमाग की असामान्य गतिविधि ही इंसान को इतना अलग नजरिया देती है कि वो महान कृति रच पाता है। दूसरा उदाहरण है प्रोफेसर जॉन नैश का। उनकी जिंदगी पर फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड बनी। वे नोबेल प्राइज विजेता गणितज्ञ थे। उन्होंने गेम थ्योरी जैसी क्रांतिकारी सोच दी, जिसने इकोनॉमिक्स से लेकर जीव विज्ञान तक सब बदल दिया। लेकिन साथ ही वे स्किज़ोफ्रेनिया से जूझते रहे, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान भ्रम देखने और झूठी आवाजें सुनने लगता है। यानी वही दिमाग जिसने दुनिया को नया गणित दिया, उसी दिमाग ने उन्हें वास्तविकता से काट दिया। तीसरा उदाहरण है साइलिविया प्लाथ का, एक मशहूर कवयित्री और लेखिका। वे डिप्रेशन और मानसिक तनाव से लगातार जूझती रहीं। उनकी कविताओं में वो गहराई और दर्द दिखता है जो शायद सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता। अंत में उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे मानसिक पीड़ा इंसान की रचनात्मकता में भी बदल सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया और क्रिएटिविटी। किताब में बताया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया यानी मानसिक विकार और क्रिएटिविटी का सीधा रिश्ता है। रिसर्च बताती है कि कलाकारों और कवियों में स्किज़ोफ्रेनिया का प्रतिशत सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा पाया जाता है। ये बीमारी लोगों को दुनिया को अलग ढंग से देखने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए किसी स्किज़ोफ्रेनिक मरीज को सड़क पर पड़े कागज का टुकड़ा सिर्फ कचरा नहीं लगेगा, बल्कि उसमें उसे कोई छुपा संदेश दिख सकता है। इसी तरह कलाकार भी सामान्य चीजों में नया पैटर्न खोज लेते हैं। एक और उदाहरण है बाइपोलर डिसऑर्डर का, जिसमें इंसान के मूड बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। वे कभी बेहद खुश और ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसको मैनिक फेज कहते हैं, या कभी गहरी उदासी और निराशा में डूब जाते हैं, यानी डिप्रेसिव फेज। ऑथर कहते हैं कि ये मैनिक फेज कई बार बेहद क्रिएटिव काम लेकर आता है, जैसे बीथोवेन एक महान संगीतकार जिनकी सिम्फनी आज भी बजती है। उन्हें भी बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। जब वे मैनिक फेज में होते तो रात दिन संगीत लिखते और कमाल की धुनें रचते, लेकिन जब डिप्रेसिव फेज में होते तो वे टूट जाते और काम करना बंद कर देते। रिचर्ड वैगनर और संगीत। रिचर्ड वैगनर एक जर्मन संगीतकार हुए। उनकी रचनाएं बेहद भव्य और भावनाओं से भरी होती थीं,
लेकिन वे भी मूड डिसऑर्डर से जूझते थे। उनकी भावनात्मक उतार चढ़ाव ने उनके संगीत को और गहराई दी। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिविटी और मैडनेस के बीच कोई साफ दीवार नहीं है, ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। अगर डोपामाइन दिमाग में संतुलित मात्रा में है तो वो क्रिएटिविटी पैदा करेगा। अगर वही डोपामाइन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है तो सिज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजन पैदा कर सकता है। जैसे एक लेखक कहानी लिखता है कि एक बिल्ली बोल सकती है, ये कल्पना है, लेकिन इसका एक्सट्रीम केस जिसमें स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति सच में मान लेता है कि उसकी बिल्ली उससे बात कर रही है। यानी फर्क बस इस बात का है कि इंसान अपनी कल्पना और वास्तविकता को अलग कर पाता है या नहीं। ऑथर कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कुछ अध्ययन भी किए हैं। रिसर्च में पाया गया कि कलाकारों और वैज्ञानिकों में उनके रिश्तेदारों तक में स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर की दरें सामान्य से ज्यादा थीं। यानी क्रिएटिविटी और मानसिक बीमारियों में एक जेनेटिक लिंक भी हो सकता है। ऑथर एडिसन का उदाहरण भी देते हैं। उन्होंने बल्ब और फोनोग्राफ जैसे आविष्कार किए। वे लगातार नए नए आइडियाज सोचते रहते थे, कभी चैन से नहीं बैठते थे। ये उनकी डोपामाइन ड्रिवन क्रिएटिविटी थी। हालांकि वे मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रहे थे, लेकिन ये बताता है कि क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा असामान्य होना जरूरी है। लेखक ने स्टीव जॉब्स का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने आईफोन और एप्पल जैसे प्रोडक्ट को दुनिया में लाया। वे सामान्य बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। उनके सहयोगी कहते हैं कि वे कई बार रियल वर्ल्ड फैक्ट को इग्नोर कर देते थे और अपनी ही रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड में रहते थे। यानी हकीकत को अलग नजरिए से देखने की यही आदत क्रिएटिविटी और मैडनेस के बीच पतली रेखा है। ऑथर कहते हैं कि कई बार मानसिक बीमारियों वाले लोग जब कला या लेखन में लगते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज अगर लिखें, पेंट करें या संगीत बजाएं, उनका दर्द कुछ हद तक बदलकर क्रिएटिविटी बन जाता है। यानी क्रिएटिविटी दिमाग के दर्द को चैनलाइज करने का तरीका भी है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि क्रिएटिविटी और मैडनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कंट्रोल्ड डोपामाइन, नया सोचने की शक्ति, कला, विज्ञान और संगीत, जबकि अनकंट्रोल्ड डोपामाइन भ्रम, डिल्यूशन और मानसिक बीमारी पैदा करता है। लेकिन ये भी सच है कि इंसान की सभ्यता और प्रगति इन्हीं क्रिएटिव दिमागों पर टिकी है। अगर वॉन गोफ, बीथोवेन, नैश या जॉब्स जैसे लोग ना होते तो शायद हमारी दुनिया इतनी रंगीन और उन्नत नहीं होती। चैप्टर 5 पॉलिटिक्स। हम सभी जानते हैं कि राजनीति समाज को दिशा देती है, लेकिन यह दिशा केवल विचारधाराओं या पार्टियों से तय नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के केमिकल्स, खासकर डोपामाइन और हियर एंड नाउ यानी प्रेजेंट फोकस वाले न्यूरोट्रांसमीटर से भी तय होती है। डोपामाइन हमें भविष्य की ओर देखने वाला बनाता है। जो लोग ज्यादा डोपामाइन ड्रिवन होते हैं वे बड़े विचारों, भविष्य की योजनाओं और नए बदलावों की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी तरफ जिनके दिमाग में प्रेजेंट फोकस सिस्टम जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन ये ज्यादा असर करते हैं, वे अभी और यहाँ को सुरक्षित और स्थिर रखना चाहते हैं। यही अंतर राजनीति में लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच दिखाई देती है। लिबरल और कंजर्वेटिव सोच का जैविक आधार। लिबरल लोग आमतौर पर भविष्य, बदलाव और नए प्रयोगों के समर्थक होते हैं। वे सोचते हैं कि समाज को लगातार सुधारते रहना चाहिए। कंजर्वेटिव लोग वर्तमान की व्यवस्था और परंपराओं को बचाए रखना चाहते हैं। उनका ध्यान स्थिरता, सुरक्षा और परंपरा पर होता है। ऑथर ने इस अंतर को सीधे डोपामाइन और प्रेजेंट केमिस्ट्री से जोड़ दिया। ऑथर ने एक फेमस स्टडी का उदाहरण दिया है। अमेरिका में शोधकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी छात्रों के दिमाग की स्कैनिंग की और उनकी राजनीतिक सोच को परखा। जिन छात्रों में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो नई जानकारी और अनिश्चितता को संभालता है अधिक सक्रिय था, वे आमतौर पर लिबरल विचारों की ओर झुके हुए थे। वहीं जिन छात्रों का एमिगडाला
यानी जो डर और खतरे से जुड़ा होता है, ये अधिक सक्रिय था, वे कंजर्वेटिव विचारों वाले निकले। इससे पता चलता है कि राजनीति केवल संस्कृति या शिक्षा से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग से भी प्रभावित होती है। ऑथर ने टैक्सेशन का भी उदाहरण दिया है। लिबरल लोग कहते हैं अमीरों से ज्यादा टैक्स लो और समाज के गरीब हिस्सों में पैसा खर्च करो। उनका फोकस भविष्य में बराबरी और प्रगति है। कंजर्वेटिव लोग कहते हैं कम टैक्स लो ताकि हर व्यक्ति मेहनत करके खुद आगे बढ़े। उनका फोकस यहाँ और अभी की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर है। ये सीधा सीधा डोपामाइन और हियर एंड नाउ के सिस्टम का टकराव है। एक और उदाहरण है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन या प्रवासन। लिबरल सोचते हैं कि प्रवासी समाज में नए विचार, नई ऊर्जा और विविधता लाते हैं। वहीं कंजर्वेटिव सोचते हैं कि प्रवासी समाज की सुरक्षा, नौकरियों और सांस्कृतिक परंपराओं को खतरा पहुंचा सकते हैं। यहां भी डोपामाइन भविष्य की संभावनाएं देख रहा है, जबकि प्रेजेंट फोकस सिस्टम वर्तमान की सुरक्षा पर जोर दे रहा है। ऑथर ने बताया कि लिबरल लोग आधुनिक कला, नए संगीत और बदलते सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने में आगे रहते हैं। उनके लिए एक्सपेरिमेंटेशन रोचक होता है। वहीं कंजर्वेटिव लोग पारंपरिक कला, शास्त्रीय संगीत और पुराने नैतिक मानदंडों को महत्व देते हैं। उनके लिए स्थिरता और पहचान बनाए रखना जरूरी। लिबरल सोच कहती है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं तय नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान अपनी पसंद की जिंदगी जी सकता है। कंजर्वेटिव सोच कहती है कि परिवार की पारंपरिक संरचना, जैसे पिता, प्रोवाइडर और माता, केयर टेकर, इस रूप को बनाए रखना चाहिए। यहां भी फर्क वही है, भविष्य के प्रयोग बनाम वर्तमान की स्थिरता। ऑथर ने बताया कि जब लोग वोट डालते हैं तो वे केवल मुद्दों के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि उनकी न्यूरोकेमिस्ट्री भी काम करती है। अगर किसी व्यक्ति का डोपामिनिक सिस्टम अधिक एक्टिव है तो उसे बदलाव और नए विचार आकर्षित करेंगे। अगर किसी का प्रेजेंट फोकस्ड सिस्टम मजबूत है तो वो सुरक्षा और स्थिरता की ओर झुकेगा। प्रोग्रेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी को अक्सर लिबरल विचारधारा से जोड़ा जाता है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव विचारधारा से जुड़ी है। ऑथर ने यह स्पष्ट किया है कि दोनों ही जरूरी हैं। अगर सिर्फ लिबरल विचार हों तो समाज लगातार बदलता रहेगा और स्थिरता खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव विचार हों तो समाज ठहर जाएगा और आगे बढ़ने की क्षमता घट जाएगी। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। चरमपंथ का खतरा। किताब में चेतावनी दी गई है कि जब कोई विचारधारा बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, चाहे वो लिबरल हो या कंजर्वेटिव, तो समस्या पैदा होती है। अति लिबरल सोच से समाज में हर चीज बदलो का दबाव बनता है। इससे अस्थिरता और अराजकता फैल सकती है। अति कंजर्वेटिव सोच से समाज कभी न बदलो की स्थिति में फंस सकता है, जिससे विकास रुक जाता है। राजनीति और दिमाग का भविष्य। ऑथर का तर्क है कि हमें राजनीति को समझने के लिए केवल नीतियों और भाषणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि दिमाग किस तरह काम करता है। राजनीतिक बहसें दरअसल दिमाग के दो सिस्टम के बीच की लड़ाई है। डोपामाइन ड्रिवन सिस्टम जो संभावनाओं, भविष्य और विचारों को देखता है। हियर एंड नाउ सिस्टम जो सुरक्षा, परंपरा और वर्तमान की स्थिरता को देखता है। दोनों सिस्टम मिलकर के ही समाज को संतुलित रखते हैं। यानी इस चैप्टर का सार यही है कि राजनीति को समझने के लिए हमें केवल नेताओं और पार्टियों को नहीं, बल्कि दिमाग की केमिस्ट्री को भी समझना होगा। लिबरल और कंजर्वेटिव की सोच कोई सही या कोई गलत नहीं है, वो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों से निकली प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं। चैप्टर 6 प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी बेहतर कल की चाह। इंसान हमेशा चाहता है कि उसका कल आज से बेहतर हो। यही चाह हमें पहियों से लेकर इंटरनेट, बिजली से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक ले आई। किताब कहती है कि प्रगति के पीछे असली ताकत है डोपामाइन। डोपामाइन हमें जो है उसमें संतुष्ट नहीं होने देता, यह हमें बार बार आगे बढ़ने, कुछ नया करने की ओर धकेलता है।
लेकिन प्रगति का यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। ऑथर कहते हैं कि खेती यानी एग्रीकल्चर इंसान की सबसे बड़ी प्रगति थी। पहले हम शिकार और फल तोड़कर जीते थे, लेकिन जब खेती आई तो लोग एक जगह बस गए, गांव बने और सभ्यता शुरू हो गई। इसका फायदा क्या हुआ? खाना सुरक्षित हो गया, लोग बड़ी आबादी को पाल सके, समाज और संस्कृति का विकास हुआ। पर इसके साथ साथ नुकसान भी है कि पहले इंसान जितना फिट और फुर्तीला था अब उतना नहीं रहा। बीमारियां बढ़ गईं क्योंकि लोग एक जगह रहने लगे और जानवरों के पास रहे। काम के घंटे बढ़े, शिकार करने वाले जीवन की आजादी खत्म हो गई। मतलब डोपामाइन हमें नई दिशा में ले गया, लेकिन उसके साथ मुश्किलें भी आईं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उदाहरण, औद्योगिक क्रांति यानी मशीनों का जमाना। 18वीं सदी में यूरोप में भाप के इंजन, कपड़ा बनाने की मशीनें और फैक्ट्रियां आई। इससे उत्पादन तो बहुत बढ़ा और लोगों की जिंदगियां आसान हुई। बड़े पैमाने पर वस्तुएं बनने लगीं, आर्थिक विकास तेज हुआ, विज्ञान और तकनीकी में नई खोजें होने लगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके कई नुकसान भी हुए। जैसे फैक्ट्रियों में बच्चों और औरतों से कठोर काम कराया गया। प्रदूषण बढ़ा, अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। यहाँ भी डोपामाइन की और चाहिए वाली चाह ने इंसान को बदला, लेकिन साथ ही नई समस्याएं भी पैदा की। स्पेस रेस का उदाहरण, ऑथर कहते हैं कि 20वीं सदी में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने स्पेस रेस शुरू कर दी। दोनों देश अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने की होड़ में थे। इससे इंसान ने चांद तक की यात्रा कर ली। सैटेलाइट्स बने जिनसे आज हमारा मोबाइल, जीपीएस और टीवी चलाता है। लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी था। ये रेस असल में हथियारों की रेस से जुड़ी थी। रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों तक भी ये पहुंचा। मतलब प्रगति का चेहरा उजाला भी था और खतरनाक भी। दवाइयों के उदाहरण, दवा और वैक्सीन इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्मॉल पॉक्स, चेचक जैसी बीमारियां जो लोगों की जान लेती थीं, वो खत्म हो गईं। एंटीबायोटिक्स ने इन्फेक्शन से मौत को रोका। लेकिन ऑथर कहते हैं दवाओं ने नई दिक्कतें भी पैदा की। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से रेजिस्टेंस पैदा हो गया, नई बीमारियां उभरने लगी। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का उदाहरण, आज की सबसे बड़ी प्रगति है इंटरनेट। कुछ सेकंड में दुनिया की सारी जानकारी आपकी जेब में है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और सोशल कनेक्शन सब आसान हो गया। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। लोग मोबाइल और सोशल मीडिया के एडिक्टिव हो गए हैं। ध्यान भटकता है, मानसिक सेहत पर असर पड़ता है, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है। मतलब प्रगति ने हमें ज्ञान का भंडार दिया, लेकिन साथ ही हमें बेचैन और डिस्ट्रैक्टेड भी कर दिया। ऑथर कहते हैं कि डोपामाइन हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जब बिजली आई तो इंसान ने सोचा अब सब आसान हो जाएगा। फिर गाड़ियां आई तो सोचा अब और आराम हो जाएगा। फिर कंप्यूटर आए, इंटरनेट आया, एआई आया। हर कदम पर यही सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि डोपामाइन हमें हमेशा अगले कदम की तलाश में लगाए रखता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इससे रात का अंधेरा मिट गया, लोग देर रात तक काम करने लगे और शहर चमक उठे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अब इंसान की नींद का पैटर्न बिगड़ गया था। रात को भी काम करने का दबाव बढ़ गया। मतलब प्रगति का हर तोहफा एक नई चुनौती साथ में लाता है। उदाहरण, कार और पॉल्यूशन। कार ने यात्रा आसान कर दी। आप घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकते हैं। शहरों और देशों को जोड़ दिया। लेकिन कारों ने ही प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाई। एयरप्लेन्स, हवाई जहाज ने दुनिया को छोटा बना दिया। अब आप कुछ ही घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर पहुंच सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन संभव हुआ, लेकिन इसका भी असर है। पर्यावरण को भारी नुकसान, बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैल सकती हैं। लेखक कहते हैं प्रगति अच्छी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डोपामाइन हमें बिना सोचे समझे
दौड़ते रहने पर मजबूर करता है। अगर हम हर बार सिर्फ अगले और के पीछे भागेंगे तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। प्रगति तभी सच्ची है जब वो इंसान को बेहतर और खुशहाल बनाए, ना कि सिर्फ व्यस्त और असंतुष्ट। इस अध्याय का सार यही है कि प्रगति इंसान की पहचान है, लेकिन हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। डोपामाइन हमें आगे धकेलता है, लेकिन उसके साथ विवेक और संतुलन होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, यही था द मॉलिक्यूल ऑफ मोर का ये सफर। अगले सफर में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं प्रांशु द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ।